आज हम बैक ट्रैकिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। तो बैक ट्रैकिंग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्ट्रैटेजी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैक ट्रैकिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो बैक ट्रैकिंग है हमारा प्यारा सा, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच के हेल्प से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच का मतलब क्या होता है। अगर मोटा मोटा या ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच के अंदर हम एक प्रॉब्लम के सबसे पहले सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स या सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स ढूंढ निकालते हैं। एंड देन उन सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स या उन सारे के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स में से जो सॉल्यूशंस हमें चाहिए उन सॉल्यूशंस को फिर पिकअप करते हैं। ये होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के मदद से मैं तुम लोग को ये समझाऊंगा कि जो हमारा प्यारा सा बैक ट्रैकिंग है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बॉयज है, B1 यानी कि बॉय वन एंड B2 यानी कि बॉय टू, एंड हमारे पास एक गर्ल भी है जिसको हम कहेंगे G1 यानी कि गर्ल वन, राइट। और हमारे पास तीन चेयर्स भी है, ठीक है। हमारे पास ये तीन लोग हैं इस तरीके से और हमारे पास तीन चेयर्स है। हमें ये ढूंढना है कि इन तीनों चेयर्स के ऊपर बैठने के कितने पॉसिबल सीक्वेंस है, मतलब कितने पॉसिबल अलग अलग सीक्वेंसेस में ये तीन लोग इन तीन चेयर्स पे बैठ सकते हैं। और ये चीज हम बैक ट्रैकिंग की हेल्प से करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू बैक ट्रैकिंग तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो बैक ट्रैकिंग है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से। अब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है वो तुम लोग को अभी पता चल ही जाएगा, बट ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसका एक रूट नोड भी होता है, मतलब अगर ट्री है तो उसका एक रूट नोड तो होने ही वाला है। तो ये हमारा रूट नोड है। तो अभी ये हमारे ट्री लाइक स्ट्रक्चर का रूट नोड है, मतलब हमारा जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, हमारा जो ट्री है वो यहां से शुरू होगा। इसका मतलब ये है, राइट। अब हम अलग अलग पॉसिबल सीक्वेंसेस को बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा पहला चेयर है उसमें बॉय वन बैठा है। अब अगर हमारे पहले चेयर में बॉय वन बैठा है तो दूसरे चेयर में कौन बैठ सकता है? दूसरे चेयर में या तो बॉय टू बैठ सकता है या तो गर्ल वन बैठ सकती है। अगर पहले चेयर में बॉय वन बैठा है और दूसरे चेयर में बॉय टू बैठा है तो तीसरे चेयर पे कौन बैठ सकता है? तीसरे चेयर पे गर्ल वन बैठ सकती है, राइट। अब अगर पहले चेयर पे बॉय वन बैठा है और दूसरे चेयर पे गर्ल वन बैठी है तो तीसरे चेयर पे कौन बैठ सकता है? तीसरे चेयर पे बॉय टू बैठ सकता है, ठीक है। अब बॉय वन अगर पहले चेयर पे बैठा तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं कि अगर पहले चेयर पे बॉय टू बैठता है तो क्या होगा। अब अगर पहले चेयर पे बॉय टू बैठता है तो दूसरे चेयर पे या तो बॉय वन बैठ सकता है या तो गर्ल वन बैठ सकती है, राइट। अब अगर पहले चेयर पे बॉय टू बैठा है और दूसरे चेयर पे बॉय वन बैठा है तो तीसरे चेयर पे गर्ल वन बैठेगी क्योंकि वही बाकी थी। अगर पहले चेयर पे बॉय टू बैठा है दूसरे चेयर पे गर्ल वन बैठी है तो तीसरे चेयर पे बॉय वन बैठेगा क्योंकि वही बाकी था। अब अगर पहले चेयर पे बॉय वन बैठता है या पहले चेयर पे बॉय टू बैठता है तो उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने निकाल लिया। अब हम ये देखते हैं कि तब क्या होगा अगर पहले चेयर पे गर्ल वन बैठ जाए तो। अगर पहले चेयर पे गर्ल वन बैठती है तो इसका मतलब दूसरे चेयर पे या तो बॉय वन बैठ सकता है या तो बॉय टू बैठ सकता है। अगर पहले चेयर पे गर्ल वन बैठी है और दूसरे चेयर पे बॉय वन बैठता है तो इसका मतलब तीसरे चेयर पे बॉय टू बैठेगा।
सिंपल एज दैट, क्योंकि वही बकेट था। अगर पहले चेयर पे गर्ल 1 बैठी है, दूसरे चेयर पे बॉय 2 बैठा है, तो इसका मतलब तीसरे चेयर पे बैठेगा बॉय 1, क्योंकि वही बाकी था। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो स्टेट स्पेस ट्री है वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे हमने सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए हैं एक प्रॉब्लम के, जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था। अब जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे 6 आउटकम्स है। कौन से 6 आउटकम्स है? देखो, B1 B2 G1, B1 B2 G1, उसके बाद B1 G1 B2, B1 G1 B2, देन B2 B1 G1, B2 B1 G1, ठीक है, B2 G1 B1, B2 G1 B1 and G1 B1 B2, G1 B1 B2 and the last one is G1 B2 B1, G1 B2 B1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 ऐसे पॉसिबल सीक्वेंसेस है जिन सीक्वेंसेस में ये 3 लोग इन 3 चेयर्स पे बैठ सकते हैं। ये हमारे 6 आउटकम्स है, मतलब ये सारे के सारे हमारे आउटकम्स है व्हेन इट कम्स टू वन प्रॉब्लम। ओके, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये हमारे आउटकम्स है, ये हमारे सॉल्यूशंस नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा सॉल्यूशंस कहाँ जाएंगे? देखो, व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू बैक ट्रैकिंग, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होता है। जो आउटकम्स इन कंस्ट्रेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, उन आउटकम्स को हम सॉल्यूशंस मानते हैं इन नॉर्मल केसेस। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस प्रॉब्लम, लेट्स से फॉर एग्जांपल द कंस्ट्रेंट इज कि जो गर्ल है, गर्ल 1 बेसिकली वो बीच के कुर्सी पे नहीं बैठ सकती, ये हमारा कंस्ट्रेंट है। अब जो आउटकम्स इस कंस्ट्रेंट को रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारे सॉल्यूशंस होंगे। क्या पहला आउटकम इस कंस्ट्रेंट को रिस्पेक्ट करता है? एंड द आंसर इज यस। पहले आउटकम में, पहले ब्रांच में जो गर्ल है वो बीच के कुर्सी में नहीं बैठ रही है। अब क्या दूसरा आउटकम हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट करता है? एंड द आंसर इज नो। दूसरा आउटकम जो है उसमें जो गर्ल है वो बीच के कुर्सी में बैठी है, इसलिए जो दूसरा आउटकम है वो हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे जो है वो हम आगे जा ही नहीं सकते। यहाँ पे ये जो हमारा नोड है इसको हम किल कर देंगे। टेक्निकल भाषा में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे हमने बाउंडिंग फंक्शन अप्लाई किया और इस नोड को किल कर दिया। नेक्स्ट ब्रांच, क्या ये ब्रांच हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट करता है? एंड द आंसर इज यस, करता है। यहाँ पे बीच में कोई लड़की नहीं बैठी है। नेक्स्ट ब्रांच, क्या ये ब्रांच हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट करता है? एंड द आंसर इज नो, नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे बीच में लड़की बैठी है, इसलिए यहाँ पे आगे हम जा नहीं सकते, क्योंकि यहीं पे हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम इस नोड को किल करेंगे बाउंडिंग फंक्शन अप्लाई करके। ये ब्रांच भी हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट करती है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन एंड दिस इज अ सॉल्यूशन। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस इज आल्सो सॉल्यूशन, क्योंकि ये ब्रांच भी हमारे कंस्ट्रेंट की रिस्पेक्ट करती है। तो बेसिकली हमारे 1 2 3 और 4, ये 4 सॉल्यूशंस है। तो बैक ट्रैकिंग ऐसे काम करता है। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू बैक ट्रैकिंग, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंड क्वीन प्रॉब्लम या ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। हर प्रॉब्लम के ऊपर एक लेक्चर बनने वाला है। बट इस लेक्चर के आखिरी में मैं तुम लोग को ये बताना चाहूंगा कि जैसे इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को ये बताया था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, तो बैक ट्रैकिंग इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब बैक ट्रैकिंग जैसे ही और एक स्ट्रैटेजी है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है ब्रांच एंड बाउंड। अब इन दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि जो बैक ट्रैकिंग है और जो ब्रांच एंड बाउंड है, ये दोनों के दोनों ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड स्टेट स्पेस ट्री का इस्तेमाल करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब ये सिमिलैरिटी है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि व्हेन इट कम्स टू बैक ट्रैकिंग ऐसे जाता है और जो ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच है वो ऐसे जाता है। मतलब when it comes to backtracking will go like this। पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर बैक ट्रैक करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ऐसे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बैक ट्रैकिंग है वो
ऐसे जा रहा है, इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो जो बैक ट्रैकिंग है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च का इस्तेमाल करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ब्रांच एंड बाउंड, तो ब्रांच एंड बाउंड ऐसे काम करता है, मतलब ऐसे जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे होता है वो तब हम समझेंगे जब हम ब्रांच एंड बाउंड के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।